तो भाइयों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव मैकेनिज्म्स के बारे में, जिन्हें कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टैसिस। उनमें फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल हार्मनी वाज प्रपोज्ड बाय क्लॉड बर्नार्ड इन 19th सेंचुरी। जो एक क्लॉड बर्नार्ड है, उन भाई साहब ने इंटरनल हार्मनी कंसेप्ट प्रपोज की है इन 19th सेंचुरी। देन वाटर कैनॉन कॉइंड द टर्म होम्योस्टैसिस टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शंस। यानी जो क्लॉड बर्नार्ड की जो कंसेप्ट है, उसे ही वाल्टर कैनन ने यहाँ पर मॉडिफाई किया है और उसे होम्योस्टैसिस कहा है, जो कि इंटरनल स्टेट होती है उसे बैलेंस करती है और जो फंक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है, उसे ही हम होम्योस्टैसिस कहेंगे अकॉर्डिंग टू वाल्टर कैनन भाई साहब। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है होम्योस्टैसिस के बारे में। होम्योस्टैसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि होम्योस्टैसिस में होता क्या है, जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, उसका असर इंटरनल कंडीशंस, जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस होती है, उन पर नहीं होता और इंटरनल कंडीशंस इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट रहते हैं। Then moving towards our next slide, that is adaptive mechanisms are the example of feedback to the system। यानी कि जो adaptive mechanism होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं फीडबैक ऑफ सिस्टम के, फीडबैक टू द सिस्टम के। उसमें से फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक लूप। नियरली ऑल फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आर नेगेटिव फीडबैक लूप्स। यानी कि आसपास सभी फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लूप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। These processes act to restore homeostasis by including changes in the opposite direction of the force perturbing the system। यानी कि नेगेटिव फीडबैक लूप में क्या होता है कि होम्योस्टैसिस रिस्टोर होता है बाय चेंजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करते हैं चेंजेस को। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव फीडबैक लूप के एग्जाम्पल के बारे में, जो कि टेम्परेचर बेस्ड है। इस एग्जांपल में जो ये मिडल पर्सन है, उसके जो इंटरनल एनवायरमेंटल की जो कंडीशंस होती है वो कांस्टेंट होती है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, जो कि हीटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है क्योंकि हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है और जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है वो फिर से स्टेबल हो जाती है। फिर इन सेकंड एग्जांपल, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है और कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होने के कारण बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है और फिर से जो हमारे बॉडी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है उन्हें मेंटेन कर लेती है। देन अब अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फीडबैक लूप्स के बारे में। द रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस इज द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, दस टेंडिंग टू इंक्रीज द इंस्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। यानी कि जो पॉजिटिव फीडबैक लूप में क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस को रिस्पॉन्स किया जाता है और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में नहीं किया जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स किया जाता है और पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन में उन्हें रिस्पॉन्स किया जाता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं। इसकी वजह से जो सिस्टम की जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स आर मोस्ट ऑलवेज मल एडेप्टिव एंड हार्मफुल। जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे तब बॉडी को हार्म होगा और मलएडेप्टिव बॉडी हो जाएगी। इसकी वजह से बॉडी पर जो असर पड़ेगा वो हार्मफुल रहेगा। देन जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है उन्हें विशियस साइकिल्स, डाउनवर्ड स्पाइरल्स और डिकम्पेंसेशन स्टेट्स भी कहा जाता है। यानी कि फिर से बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स को विशियस साइकिल्स, डाउनवर्ड स्पाइरल्स और डिकम्पेंसेशन स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक लूप का, जो कि है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो सर्विक्स से ब्रेन की ओर ट्रांसमिट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करने के लिए ब्रेन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद ऑक्सीटोसिन कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू यूटेरस, यानी कि ऑक्सीटोसिन यूटेरस की तरफ कैरी आउट किया जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। देन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से बेबी सर्विक्स की ओर पुश किया जाता है। देन हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, यानी कि जो बेबी का हेड होता है वो सर्विक्स के अगेंस्ट पुश किया जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करता ड्यूरिंग बर्थ। देन इसके बाद क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो ब्रेन तक फिर से ट्रांसमिट होते हैं, जो कि ये साइकिल है। इस साइकिल में इवेंट्स होते रहते हैं ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स जो कि है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। थर्मो रेगुलेशन एंड चाइल्ड बर्थ, जो कि अभी हम देख चुके हैं। इन नेक्स्ट ब्लड शुगर एंड रेगुलेशन, इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज व्हेन लेवल आर हाई, यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तब इंसुलिन लेवल होता है वो लो हो जाता है। ग्लूकागॉन राइजेस ब्लड ग्लूकोज व्हेन लेवल्स आर लो, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब ग्लूकागॉन एक्टिवेट होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा जब कम हो तब। और लैक्टेशन में क्या होगा, द चाइल्ड फीडिंग स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन विच कॉजेस फर्दर फीडिंग, यानी कि ये जो लैक्टेशन में फीडिंग की प्रोसेस होती है उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जो कि अनस्टॉप्स बेबी फीडिंग करता है। देन ऑस्मोरेगुलेशन, एडीएच इज सिक्रेटेड टू रिटेन वाटर, यानी कि जो एडीएच का सिक्रेशन होता है टू वाटर रिटेन करने के लिए व्हेन डिहाइड्रेटेड, यानी कि बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है तब एडीएच एक्टिवेट होता है जो कि वाटर लेवल बढ़ाता है बॉडी में। देन एंड इट्स रिलीज इज इनहिबिटेड व्हेन द बॉडी इज हाइड्रेटेड, यानी जब बॉडी हाइड्रेटेड होगी तब उसका वाटर का जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाएगा। देन सेक्स हार्मोन्स सॉरी देन ओव्यूलेशन, द डोमिनेंट फॉलिकल रिलीजेस एस्ट्रोजन, यानी कि जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है विच स्टिमुलेट्स एलएच, जिसकी वजह से एलएच स्टिमुलेट होता है। एंड एफएसएच रिलीज टू प्रमोट फर्दर फॉलिकुलर ग्रोथ, यानी कि एफएसएच रिलीज होता है और एलएच रिलीज होता है टू प्रमोट फॉलिकुलर ग्रोथ, यानी कि फॉलिकुलर ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं। और जब फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं करनी होती तब एस्ट्रोजन रिलीज होता है। देन सेक्स हार्मोन्स, द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है और रेगुलेट किया जाता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर विच कॉज मोर प्लेटलेट्स टू एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजरी, जब हमें कोई इंजरी होती है तब प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं और वो जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग चालू होता है उसे स्टॉप कर देती है। और एक इसकी वजह से होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि रिलीज़ किए जाते हैं प्लेटलेट्स के पास से, यानी कि प्लेटलेट्स उन्हें रिलीज़ करती है। सब्सक्राइब करो हमारे फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो।